चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and south poles and bulge in the middle. You can imagine how it looks. You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model, that is the miniature form of the Earth, as shown in figure 2.1. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है, उसका ये हिस्सा और ये हिस्सा स्लाइटली फ्लैटेंड है, मतलब दबा हुआ है, और जो ये मिडिल पोर्शन है ये बल्जिंग आउट है, थोड़ा सा फूला हुआ है। जैसा कि यहाँ लिखा है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्जिंग इन द मिडिल। अब ये आपसे कह रहा है कि किसी एक ग्लोब को आप देखकर इसे अच्छे से समझें, तो आप ग्लोब कहीं से भी देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे वर्चुअल वेबसाइट्स हैं जहाँ आपको ग्लोब और मैप का अच्छा वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब इसमें आगे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट हम इसे एक बार पढ़ लेंगे इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है, द ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स, द बिग वंस which cannot be carried easily, and small pocket gloves and gloves like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are known in their correct sizes. अब इस पैराग्राफ से हमें क्या इम्पोर्टेंट लगता है, हमें ये पता चलता है कि ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता है, एक फिक्स स्पॉट नहीं होता है, वो रोटेट करता है, जैसे कि इन पॉइंट्स पे रोटेट करेगा ग्लोब, जैसे कि अर्थ अपने एक इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट करती है उस तरीके से। और इट कैन बी रोटेटेड एज इन द सेम वे एज अ टॉप स्पिन, जैसे कि लट्टू घूमता है, या फिर एक कुम्हार का पॉटर का पॉटरी करने वाला जो पॉटर का जो चरखा होता है उसकी तरह। ऑन द ग्लोब कॉन्टिनेंट्स, इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि ग्लोब पे जो भी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस जो भी होते हैं, ये सब जो मार्क किए हुए हैं, ये एग्जैक्ट मतलब अपने रेशियो में होते हैं, जिस हिसाब से मतलब पूरे अर्थ पे लैंड वाटर का रेशियो और जिस मतलब इनके बाउंड्रीज का रेशियो जैसे होता है, सेम तरीके से ग्लोब में बना हुआ होता है। चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। इसमें लिखा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। हम मतलब इसमें ये बोला गया है कि हम अर्थ पे लोकेशन किस तरीके से मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पूछा है, नाउ द क्वेश्चन इज एज टू हाउ टू लोकेट द अ प्लेस ऑन अर्थ। हम कैसे करेंगे लोकेट किसी जगह को अर्थ पे। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए और लाइन्स चाहिए जिससे हम उनको उन प्लेस को डिस्क्राइब कर सके उन लोकेशन और लाइन रेफरेंस लाइंस के टर्म्स में। अब इसमें लिखा है, आप नोटिस करेंगे दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड द एक्सिस। जो ये नीडल फिक्स है ये वाली टिल्टेड मैनर में, ये इसके बारे में कहा गया है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। Two points on the globe through which the needle passes are called the poles, North Pole and South Pole. ये आपका North Pole है और ये South Pole है। The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. ये तो हमने पिछले चैप्टर में देखा ही था कि अर्थ
रोटेट जो करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है, ना कि ईस्ट टू वेस्ट करती है। तो वो ये कहा गया है, इसे हम उस तरीके से घुमा के समझ सकते हैं। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। ये सच में कोई नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी है, अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी चीज़ है। Another imaginary line on the globe divides it into two equal parts. This line is known as the equator. अब ऐसी एक और इमेजिनरी लाइन जो हमने अर्थ पे सोच के रखी है, जो है नहीं एक्चुअली बट हमने सोच के रखी है, वो इक्वेटर कहलाती है, जो कि एक लाइन है जो कि अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे ये आप देखिए, ये इस लाइन को हम इक्वेटर कह सकते हैं। ये लाइन जो होगी ये ऑल अराउंड द ग्लोब ऐसे होगी और इसे हम इक्वेटर कह सकते हैं। क्या है ये इक्वेटर? वही आगे कहा गया है, द नॉर्दर्न हाफ इज अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। ये कह रहा है कि नॉर्दर्न हाफ जो और सदर्न हाफ जो है वो दोनों इक्वल है, मतलब दोनों के आइदर साइड में, मतलब दोनों के बोथ साइड में बराबर एरिया है। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on Earth. अब इक्वेटर जो है इसमें ये कहा कह रहा है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसकी मदद से हम अर्थ पे लोकेशंस लोकेट करेंगे। ठीक है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। अब ये देखिए, ये जो इक्वेटर के पैरेलल जितने भी, ये इक्वेटर है आपका, ये सर्कुलर, मतलब ये अगर आप स्फेरिकल इमेजिन करेंगे तो ये उसका एक क्या कह सकते हैं उसको, एक मैक्सिमम सरकमफरेंस हो जाएगा ये। तो ये जो है ये आपका इक्वेटर है और इस इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइनें बनेंगी, ये जितनी भी लाइनें, ये सारी लाइनें आपको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं, ये सारी लाइनें। और केवल ये जो बनी हैं ये नहीं, जो 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ, केवल ये लाइनें नहीं, इसके बीच में भी जितनी भी लाइन्स होंगी पैरेलल, ये सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाएंगे। अब ये बताया गया कि हम लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ। अब हम ये देखेंगे एग्जैक्टली कैसे ये डिग्री काम करता है, बट ये है कि डिग्रीज में मेजर होते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड और सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degrees, that is 90 degree। चलिए, इसका मतलब ये है कि द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब ये जो इक्वेटर है इससे हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं इसमें। ये मान लीजिए मैंने एक अर्थ का फिगर ड्रॉ कर दिया 2D में, एक सर्कल, और ये एग्जैक्ट बीच से मैंने इक्वेटर बना दिया, ये इक्वेटर लाइन है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स, ये एक पोल है और ये एक पोल है, तो इक्वेटर से आइदर ऑफ द पोल्स, मतलब किसी भी एक पोल तक, यहाँ से चाहे यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये 1/4 ऑफ द सर्कल है। पूरे अर्थ का जो 360 डिग्री का जो सर्कल है इसका 1/4 है, मतलब 90 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि अगर इक्वेटर 90 डिग्री लाइन है तो इक्वेटर से पोल का ये लाइन है ये लगभग 90 डिग्री है, ये वाला लाइन 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल।
इसका मतलब है 90 डिग्री जो लैटिट्यूड अगर नॉर्थ की तरफ जाएगा तो वो एक पॉइंट है जो कि नॉर्थ पोल है। और ये जो जैसे अभी हम ये वाला आपको 3D में दिख रहा है जो 20 डिग्री नॉर्थ, इसे अगर हम 2D में प्लॉट करेंगे तो ये देखिए ये क्या बनता है, यहाँ से ऐसे करके ये लाइन बनेगी। अगर आप इसे प्रोटेक्टर से मेजर करके 20 डिग्री बनाएंगे तो ये जो पॉइंट है अर्थ पे, इसके अराउंड जो ये लाइन घूमेगी ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की होगी। ऐसे ही सिमिलरली 40 डिग्री मेजर करके 40 डिग्री के अराउंड जो लाइन बनाएंगे वो 40 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड होगी। सिमिलरली नीचे की तरफ जो एंगल्स बनाएंगे वो साउथ की तरफ की लैटिट्यूड्स होंगी। आगे ये यही कह रहा है, एज सच ऑल parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. यही कहने का मतलब है कि जो भी इक्वेटर के ऊपर की लाइनें हैं ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, और जो भी इक्वेटर के नीचे की हैं ये साउथ लैटिट्यूड्स हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally this is indicated by the letter N और S. ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स के लिए N आगे यूज़ किया जाएगा डिग्री के बाद, और साउथ लैटिट्यूड्स के लिए S यूज़ किया जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख ही रहे हैं 20 डिग्री 40 डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, यहाँ 20 डिग्री साउथ लिखा हुआ है। ये सदर्न लैटिट्यूड को डिनोट करता है और ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स को डिनोट करता है। फिर फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। मतलब कि लिखा हुआ है 20 डिग्री लैटिट्यूड पे बोथ इंडिया का चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। बट इसमें लिखा है कि द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, मतलब कि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, एंड द लेटर मतलब जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर है। मतलब दोनों एक ही साइड नहीं है। अगर महाराष्ट्र वाला जो है वो यहाँ इस लाइन पे लोकेटेड है, तो जो ब्राज़ील वाला जगह है वो यहाँ लोकेटेड है इस लाइन पे। We therefore say that Chandrapur is situated in 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated in 20 degree south latitude. यही कहा गया है। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallels of latitude decreases. देखिए अब ये यही कहा गया कि हम सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है ये इक्वेटर ही है सबसे बड़ा। उसके बाद जैसे हम ऊपर या नीचे दोनों तरफ जाते हैं इसका जो लैटिट्यूड्स का जो साइज़ है वो कम होता जाता है। मतलब देखिए अब इसमें कुछ आगे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स दिए हुए हैं। मतलब कि कुछ लैटिट्यूड्स जो कि इम्पॉर्टेंट है आपको जिन्हें याद रखना है या जो बहुत काम आते हैं हमारे। बिसाइड्स द इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री, इसके अलावा द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, ये दो जो पॉइंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है 23.5 डिग्री साउथ, ये इम्पॉर्टेंट है एक। फिर तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है ये है आर्कटिक सर्कल का, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। और एंटार्क्टिक जो चौथा है वो है एंटार्क्टिक सर्कल, जो कि है 66.5 डिग्री साउथ में।
अब हम हीट जोन्स के बारे में देखेंगे जो कि डिवाइडेड हैं पैरेलल्स के ही अकॉर्डिंग, मतलब इन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के जो एरिया ये कवर करते हैं उनके अबाउट जोन डिसाइडेड है. The midday sun is exactly overhead at least once a year in all latitudes in the between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area is therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये जो एरिया कहा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस एरिया में पूरे साल में मतलब हर एक लैटिट्यूड पे सन एक ना एक बार एकदम उसके टॉप पे होता है. तो ये जो एरिया है ये एरिया पे हमेशा मतलब हीट रहता है, मैक्सिमम हीट रिसीव करता है अर्थ का ये एरिया, क्योंकि इन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है. तो इसीलिए इसे टॉरिड जोन भी कहा गया है. The midday sun never shines overhead on the latitudes beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the area bounded by Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Cancer, Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. जैसे कि कहा गया है कि जो एरिया अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में है, ये एरिया जो है ये डायरेक्ट सनलाइट रिसीव नहीं करता है. इस एरिया में जो सनलाइट्स आती हैं वो हल्के से स्लैंटिंग वे में आती हैं. तो डायरेक्ट सनलाइट ना मिलने के कारण ये थोड़ा सा लेस हीट रिसीव करने वाला एरिया होता है, या फिर कह सकते हैं मॉडरेट हीट रिसीव करने वाला एरिया है. तो इसको इसलिए इसका नाम हम लोग ने दिया हुआ है कि टेम्परेट जोन्स कहा गया इन्हें. साउथ वाले को सदर्न टेम्परेट जोन और नॉर्थ वाले को नॉर्दर्न टेम्परेट जोन. और एट लास्ट तीसरा जो जोन है उसके बारे में पढ़ते हैं. एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore called frigid zones. देखिए ये वाला जो जोन बचा है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच, इस एरिया में हमें सबसे लेस सनलाइट रिसीव होती है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी सन ओवरहेड नहीं होता है, हमेशा हॉराइजन पे ही रह जाता है. आपने अक्सर अगर आपने एंटार्क्टिक का कोई मतलब वीडियो देखा होगा या डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो उसमें आप हमेशा देखेंगे जो सन होता है वो एकदम हॉराइजन पे ही दिखता है, मतलब आसमान के एकदम एंड साइड में दिखेगा, आपको कभी भी सन ओवरहेड नहीं दिखेगा. तो यही कहा गया है कि उसमें डायरेक्ट सनलाइट ना मिलने के कारण ये सबसे कोल्डेस्ट जोन होते हैं. जैसा कि आपको पता भी होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल सबसे कोल्ड जोन है पूरे अर्थ. चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में. व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, i.e. that is 20 degrees south. ये कह रहा है कि हमें लोकेशन फिक्स करने के लिए अपने अर्थ पे, अपने किसी ग्लोब पे सिर्फ लैटिट्यूड्स ही, मतलब लैटिट्यूड से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें इसके अलावा और कुछ भी चाहिए. जैसे कि यहाँ कहा गया है कि टोंगा आइलैंड जो है, जो कि पैसिफिक ओशन में है, और जो मॉरिशस आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन में है, ये दोनों ही 20 डिग्री साउथ पे लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है. मतलब इस लाइन के थ्रू दोनों ही पास करते हैं 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से.
Now in order to locate them precisely we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. अब हमें ये पता करना है कि इस पूरे लैटिट्यूड में और भी बहुत सारे प्लेसेस होंगे, तो हमें ये पता करना है इन प्रिसाइज लोकेशन जो है, ये दोनों लोकेशन जो है टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड जो है, इनका लोकेशन किसी एक रेफरेंस लाइन से कितने आगे, मतलब एक रेफरेंस लाइन से किस ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, या कितने डिग्री आगे पीछे हैं, मतलब ये हमें पता करना पड़ेगा। हाँ, इसके आगे फिर दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब ये जो हम रेफरेंस लाइन लेंगे जिन पे मतलब जिनसे हम ये मेजर करेंगे कि कितने डिग्री ईस्ट या वेस्ट की तरफ है, मतलब किसी एक रेफरेंस लाइन से, उन रेफरेंस लाइन को हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये हमारा जो लिखा हुआ है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जैसे कि ये फिगर आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ ये सब जो ये लोकेशन जो बनी, मतलब ये लाइंस जो बनी हुई हैं स्ट्रेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को कनेक्ट करती हुई, ये आपका नॉर्थ पोल है जैसे कि यहाँ लिखा है, और ये नीचे की तरफ जो दिख नहीं रहा है वो 3D फिगर की वजह से यहाँ साउथ पोल होगा कहीं पे। तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो कनेक्ट करती हुई ये जो लाइंस हैं, ये आपका लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस, ये भी डिग्रीज में मेजर होते हैं, जैसा कि लिखा है डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द distance between them decreases steadily polewards until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet। अब ये आपसे कह रहा है कि ये जो डिग्री है, ये हर एक डिग्री जो है ये फर्दर मिनट्स में डिवाइडेड होता है, मतलब एक डिग्री जो है वो फर्दर कुछ मिनट्स में डिवाइडेड होगा, और ये जो मिनट्स होंगे फर्दर सेकेंड्स में डिवाइडेड होंगे। इसे हम डिटेल में अभी देखेंगे इसका क्या मतलब है। चलिए देख ही लेते हैं क्या मतलब है इसका। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा फिगर है, इसमें ये पूरा लोकेशन जो है ये 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, मतलब पूरा जो है ये 360 डिग्री होता है पूरा एक राउंड, है ना। और पूरा 360 डिग्री रोटेशन करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं, है ना। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 360 डिग्री पूरा टाइम लगता है, और मतलब पूरा डिग्री है अर्थ जितना रोटेट करता है एक दिन में, और इसे करने में 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो अब हम एक डिग्री कितने, मतलब एक डिग्री जो है वो कितने आवर्स में घूमेगा ये हम पता कर सकते हैं 24/360 से, है कि नहीं। आपको यूनिटरी मेथड आपने सीखा होगा या आप अभी सीख रहे होंगे, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक डिग्री कितनी देर में घूमेगा। तो ये एक डिग्री मतलब मिनिमम कैलकुलेशन नहीं है, इसके आगे हम इसे चाहे तो और मिनट्स में भी कर सकते हैं। तो एक डिग्री में इतने आवर्स होते हैं। अब इसे ही हमें अगर कन्वर्ट करना हो मिनट्स में, तो हम क्या करेंगे, एक डिग्री में 24/360 इंटू हम कितना करेंगे 60, ये हमें मिल जाएगा मिनट्स में। मतलब एक डिग्री में अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतने मिनट्स आएंगे। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 6 36, 6 4 24। तो एक डिग्री में हमें पता चलता है इससे कि एक डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, ठीक है। एक डिग्री में 4 मिनट। फर्दर अगर हमें निकालना है एक डिग्री में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो फिर क्या करेंगे, 4 × 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू, ये हमें पता चल जाएगा 240 सेकेंड्स होते हैं एक डिग्री में, है ना। तो चलिए ये एक कैलकुलेशन हो गई। ये आप एक चीज़ें याद रखिएगा कि एक डिग्री जो है वो 4 मिनट्स के बराबर है। वैसे आप याद क्या रखेंगे, इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है तो ये आप देख लीजिएगा। और एक डिग्री में अगर सेकेंड्स पूछे तो 240 सेकेंड्स होते हैं। चलिए यहाँ यही कहा गया है, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स, यही है।
ये 1 डिग्री जो है ये 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री को हम 4 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 1 डिग्री को हम 240 सेकेंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर ये कहा गया है कि जो ये आपके मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं, जो ये पैरेलल लाइंस हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, इनकी डिस्टेंस जो है आपस में ये पोलवर्ड्स डिक्रीज होती है। मतलब जैसे कि जो डिस्टेंस ये इस यहाँ पर इस टाइम पे है, ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ी थोड़ी देर में डिक्रीज हो रही है। मतलब जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे दो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है, और पोल पे आके ये लोग जितने भी पैरेलल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो सारे पोल पे आके मीट करते हैं, दोनों तरफ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों पे। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। जैसे कि हमने लैटिट्यूड्स में देखा था, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में सारे लैटिट्यूड्स की लेंथ अलग अलग हुआ करती थी। जैसे कि रुक जाइए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये फिगर लैटिट्यूड्स का, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है इनकी लेंथ देखिए। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। मतलब ये एक रेफरेंस लाइन था इक्वेटर, ये सबसे बड़ा पैरेलल है। उसके बाद जो हमारा अगला जो लैटिट्यूड लेते हैं, जो भी लेंगे उसके लेफ्ट या राइट में, वो हमेशा इक्वेटर से छोटा होगा। फिर हम उसके अलावा फिर उस लाइन के आगे जो लेंगे वो उससे छोटा होगा, और नॉर्थ पोल पे जाके ये जस्ट एक डॉट बन जाता है। और सिमिलरली साउथ पोल की तरफ भी ऐसे ही होता है। जो अगला हम लेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, वो हमेशा छोटा होगा पिछले वाले से, पूरे साउथ पोल तक। ठीक है। सिमिलरली यही कहा गया है जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। लॉन्गिट्यूड जो है वो सारे एक ही लेंथ के होते हैं, क्योंकि आप सोच के देखिए यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सारी लाइनें जा रही हैं, और ये सारी लाइनें जो हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी, क्योंकि एक ही सरफेस से सारी होके जा रही हैं। अलग अलग एंगल्स पे जा रही हैं, बट सारी एक ही सरफेस से होके जा रही हैं, तो सबकी जो लेंथ है वो बराबर है। तो इसलिए कहा गया कि हम मतलब इस कारण से, क्योंकि ये सबकी लेंथ एक ही थी, तो हम इसे मतलब नाम नहीं दे पा रहे थे मतलब। तो इसे अभी आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसे हम नाम नहीं दे पा रहे थे, ऐसा लिखा गया। Thus it was difficult to number the meridians, इन्हें नाम देना मुश्किल था। Hence all the countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located। अब ये देखिए ग्रीनविच जगह है, ग्रीनविच जगह है ब्रिटिश, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ना। हम इस लोकेशन को सारे देशों ने मिलके रेफरेंस पॉइंट घोषित कर दिया। सारे देशों ने, जो हमारे जितने भी कंट्रीज हैं, सब ने मिलके कहा कि ठीक है, ग्रीनविच जो है उस जगह का जो मेरिडियन, उस जगह से जो मेरिडियन पास होगा, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, उसे हम रेफरेंस मान लेते हैं। और ये ग्रीनविच में ही ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी है। द मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। इस मेरिडियन को सबने मिलके प्राइम मेरिडियन कह दिया। ये जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, सॉरी, ग्रीनविच से जो पास हो रही है ये मेरिडियन जो है, इसको प्राइम मेरिडियन कहा गया, और इसका नंबरिंग हमने कर दिया 0 डिग्री से। ठीक है। फिर इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ठीक है। तो हमने मतलब ये नंबर कर दिया इसको 0। जैसे अब ये कहा गया कि ये जो लाइन है ये 0 डिग्री की है, ये वाली लाइन, अगर हमने ये मेरिडियन जो है ये 0 डिग्री की है, इसे प्राइम मेरिडियन कहा गया है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन कह दिया गया। और इसे कहा कि अब हम इससे ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड दोनों तरफ हम 180 डिग्री काउंट करते हैं। ठीक है। तो ये 180 डिग्री जो है वो यहाँ पे ही पूरा होगा, दोनों तरफ से ही। वो तो आपको पता है कि 360 का हाफ 180 होता है, तो दोनों तरफ से हम जाएंगे तो यहाँ 180 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये ईस्टवर्ड हो जाएगा 180 डिग्री, और ये वेस्टवर्ड हो जाएगा 180 डिग्री।
द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। फिर से जैसे कि इक्वेटर दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया करता था, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, वैसे ही जो हमारा प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री मेरिडियन है, ये हमारे अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये दो हेमिस्फीयर हमारे प्राइम मेरिडियन से डिवाइड होते हैं, प्राइम मेरिडियन से। और जो वो था क्या कहते हैं, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, वो डिवाइड होता है इक्वेटर से। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west। इसे मार्क करने के लिए हम रेफरेंस लाइन से हमें 20 डिग्री ईस्ट या फिर जितना भी डिग्री आगे हो वो उतना डिग्री आगे करके हम उसे ईस्ट या वेस्ट की तरफ मार्क करते हैं। ठीक है, ईस्ट या वेस्ट। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line। जैसे कि बताया ही गया है कि मतलब वो अर्थ 360 डिग्री घूमती है, तो ये पूरा 360 का हाफ 180 होता है। तो आप किसी भी साइड से अगर 180 डिग्री जाएंगे तो ये सेम ही लाइन आकर रुकेगी। तो ये कहा गया कि ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये दोनों मतलब 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो होते हैं, ये दोनों एक ही लाइन को डिनोट करते हैं। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe। अब इस ग्लोब पे आप देख लीजिए जो ग्रिड है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का, जो ग्रिड है, ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का ग्रिड है और जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का ग्रिड है, इसे आप देख लीजिए। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब हम इस ये जो लाइंस बनी है, मतलब ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, इनकी मदद से हम किसी लोकेशन को आसानी से मार्क कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, अगर हम मान लीजिए कोई जगह है, जैसे कि यहाँ पे लोकेटेड, मान लीजिए आप यहाँ पे लोकेटेड हैं, तो अब आप इस जगह को कैसे डिनोट करेंगे? आप इसे कहेंगे कि ये है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, जैसे कि ये लोकेटेड है, ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, और कितनी डिग्री 30-60 के बीच में है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 45 डिग्री ईस्ट होगा। ये 0 डिग्री मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, तो ये 45 डिग्री होगा। तो आप मान लीजिए इसे यहाँ से लोकेट करेंगे, तो ये आपका जो पॉइंट है ये आ जाएगा 45 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो आप इस लोकेशन को कहेंगे कि ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है ये जगह। अब हम इस तरीके से आसानी से किसी जगह को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया है, धुबरी एक जगह है आसाम में जिसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन यहाँ दिया हुआ है। आप इसे आसानी से अब किसी ग्लोब पर मार्क कर सकते हैं। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। अब हमें देखिए यहाँ पे ये डिवीजन मतलब बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ बहुत मतलब 15 डिग्री का डिवीजन लेके एक मेरिडियन को बनाया गया है। तो हम मोस्ट प्रॉबेबली 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तो बना लेंगे यहाँ आसानी से, लेकिन 26 डिग्री जो नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है वो हम यहाँ आसानी से नहीं बना पाएंगे। ये अगर डिटेल्ड मैप होता, मतलब इसमें और ग्रिड्स बने होते, तो हम इजीली वहाँ लोकेट कर सकते थे धुबरी को। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको इंटरनेट पे मिल जाता है कोई ऐसा डिटेल ग्राफ वाला ग्लोब, तो उस पर आप अलग अलग लोकेशंस को मार्क करने की कोशिश करिएगा। तो आपके लिए एक एक्टिविटी मतलब बेटर समझने के लिए कि कैसे लोकेशंस मार्क किए जाते हैं। फाइंड आउट द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर। अच्छा, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ धुबरी। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन अ पेपर, जैसे ये फिगर में दिया हुआ है। लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स। ड्रॉ वन स्मॉल सर्कल रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। आप ऐसे एक ग्राफ बना लीजिए, ये लोकेशन को समझाने के लिए आपको दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इससे समझ में आ गया होगा, बट ये जस्ट ऐसे आपको एक आइडिया देने के लिए एक एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है।
आप एक ग्रिड बना लीजिए, उसमें आप वर्टिकल लाइंस जो हैं, जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ऐसे ऐसे, इनको 1 2 3 4 मार्क कर लीजिए, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको ABCDE करके मार्क कर लीजिए। अब इसमें कहा गया कि रैंडमली आप सर्कल्स बना लीजिए कुछ इस पे। अब इन सर्कल्स को आप नेम कर दीजिए दिस सर्कल्स एज ABCDE। लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, आप अब मान लीजिए कि जो वर्टिकल लाइंस है वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड को डिनोट कर रही हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स को डिनोट कर रही हैं। ठीक है, तो नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए, जो ये सर्कल ए है, इट इज लोकेटेड ऑन B डिग्री नॉर्थ। मतलब अगर हमने इसे मतलब देखिए कहा गया है ना नॉर्थ लैटिट्यूड्स को हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये नॉर्थ लगे, तो इसके आगे जो भी लिखा जाएगा वो B डिग्री नॉर्थ मतलब लैटिट्यूड पे है, और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। 1 डिग्री, ये हमें इसे ईस्ट माना था ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स माना था हमने वर्टिकल लाइंस को, तो ये 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स, ये आपके लिए एक्टिविटी है, करके देखिएगा ये जो बाकी BCDE पॉइंट्स हैं इनको क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. ये कहा गया है कि सबसे अच्छा तरीका टाइम को मेजर करने का है वो है अर्थ की मूवमेंट, मून की मूवमेंट और प्लैनेट्स की मूवमेंट के आधार पे। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली, सन रोज उगता है और मतलब ढलता है, और नेचुरली हम बोल सकते हैं कि ये सबसे अच्छा टाइम कीपर है, क्योंकि सन के राइज और ढलने के हिसाब से हम पूरे दिन का टाइम डिसाइड कर सकते हैं। लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। ये एक पुराना तरीका हुआ करता था लोकल टाइम पता करने का, कि कैन बी रेकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। एक स्टिक को लेके हम मतलब उससे टाइम मेजर किया करते थे, हमारे मतलब पुराने लोग, जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तब। ये इसमें लिखा है विच इज, उस शैडो की लेंथ जो होती थी वो शॉर्टेस्ट होती थी नून में, क्योंकि सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता था, और लॉन्गेस्ट होती थी सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे। When the prime meridians of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have the midday at noon. ठीक है, जब प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड था, 0 डिग्री वाला मेरिडियन था, वो वाला जो जब ग्रीनविच में जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है उस मेरिडियन पे, मतलब तो उस मेरिडियन पे जितनी और लोकेशंस हैं उन सारे लोकेशंस पे सन हाईएस्ट पॉइंट पे होगा उस टाइम पे। मतलब सारे जगह पे मिड डे नून हो रहा होगा उस टाइम, उस लॉन्गिट्यूड के सारे लोकेशंस पे। ठीक है, आपको ये समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि अगर सन मान के चलिए इस लोकेशन यहाँ देख लेते हैं, ये 0 डिग्री मान लीजिए, एग्जैक्टली तो नहीं पता, यहाँ ग्रीनविच मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ये आपका लोकेशन जो है, यहाँ ये ग्रीनविच का लोकेशन है। तो अगर यहाँ पे सन एग्जैक्टली ओवरहेड होगा तो आपको नेचुरली ये दिख रहा होगा कि मतलब ये जो लाइन है, इस पूरे लाइन पे ही उस टाइम सन ओवरहेड होगा, क्योंकि सन इसके सामने होता है। मतलब मान के चलिए कि ये अगर आप इसे फेस कर रहे हैं तो आप सन हैं, तो नेचुरली ये जब रोटेट करेगा तो सन दूसरे लॉन्गिट्यूड्स पे जाने लगेगा, लेकिन जब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सन होगा तब इस पूरे लैटिट्यूड के लोकेशन पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा सन। मतलब चलिए आगे देखते हैं। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west will be behind it in figure 2.8। ये शो किया गया है, देखें फिगर 2.8 में हमें क्या शो किया गया है। देखिए जैसे कि ये फिगर है, देखिए इसे अच्छे से देख लेते हैं। ये जो हमारा फिगर है इसमें देखिए जो इसमें लिखा है कि सिंस अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो
ये जो हमारे जितने भी लोकेशंस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच हैं, ये सारे जो लोकेशंस है ये बिफोर चलेंगे, मतलब जो ग्रीनविच टाइम है, मतलब मान के चलिए अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं रात, सॉरी 12 दिन के बज रहे हैं अगर, तो इसके इधर जितने भी लोकेशंस होंगे वो सब अहेड चल रहे होंगे, मतलब वहाँ 12 के बाद वाला टाइम चल रहा होगा, मतलब 12 में भी चलिए 12:15 हो रहा होगा या 12:25 हो रहा होगा या जो भी हो रहा होगा, मतलब 12 के बाद का टाइम हो रहा होगा इधर। और जो वेस्ट की तरफ के जितने भी लोकेशंस होंगे वहाँ पे जो टाइम होगा वो पीछे चल रहा होगा, यानी अभी यहाँ पर 11 ही बज रहे होंगे, हो सकता है कहीं पे जैसे जैसे और इधर जाएंगे हो सकता है कहीं 10 ही बज रहा हो, और पीछे जाएंगे कहीं 9 ही बज रहा होगा, ऐसे करके ये रहता है। और इस तरफ सेम आगे की तरफ रहता है, मतलब ये टाइम आगे रहता है इधर। चलिए आगे देखते हैं। The rate of difference can be calculated as follows. The Earth rotates 360 degree in 24 hours. जैसे कि हमने पहले देखा था, मैंने आपको उस कैलकुलेशन में बताया था कि अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे के टाइम पे, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेशन में देखा था कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट्स में रोटेट करती है। और इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि 15 डिग्री, या तो हम अगर एक आवर में देखना चाहें तो ये 15 डिग्री रोटेट करती है एक आवर में, ठीक है। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equals to 60 minutes। देखिए यही लिखा है कि अगर 15 मिनट में 1 घंटे का फर्क आता, सॉरी 15 डिग्री पे अगर 1 घंटे का फर्क आता है, तो अगर ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री पे है, ग्रीनविच जो है जो कि 0 डिग्री पे है, और कोई एक लोकेशन है जो कि 15 डिग्री पे है, मान लीजिए लोकेशन एक्स जो है वो 15 डिग्री पे है, तो कह रहा है एक्स 15 डिग्री ईस्ट पे है, अगर ईस्ट पे है तो अगर ग्रीनविच पे 12 नून हो रहा है तो ये 15 डिग्री ईस्ट पे जो टाइम होगा वो होगा 1 PM, ठीक है। 1 PM होगा, 1 मतलब 12 नून के बाद वाला टाइम होगा 1 PM। और अगर यही 15 डिग्री अगर हम वेस्ट की तरफ देखेंगे तो ये जो वेस्ट की तरफ होगा, मान लीजिए ये लोकेशन वाई है, इस लोकेशन वाई पे 11 ही बज रहे होंगे, 1 घंटे का फर्क आ जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री जो होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ 11 AM हो रहा होगा, ये हमें बताया गया है यहाँ पे। ये जो कैलकुलेट किया गया है 15 into 4, ये 60 मिनट्स हमें देता है, यानी कि 1 घंटा, ठीक है। 1 PM, बट ये आपको आगे यही दिया हुआ है कि बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम वुड बी वन बिहाइंड बाय 1 आवर, दैट इज 11 AM। और सिमिलरली अगर आगे की तरफ है तो वो 1 घंटा आगे होगा, क्योंकि 1 PM हो जाएगा। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। जैसे कि वही वही कहा गया, क्योंकि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री वाली लाइन है ये वाली, तो इसलिए जो यहाँ पे अगर 12 नून हो रहा होगा तो यहाँ 12 मिडनाइट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पूरे यहाँ 180 डिग्री का फर्क है, तो हर 15 डिग्री पे अगर हम लोगों को 1 घंटे का फर्क मिल रहा है तो टोटल कितने डिग्रीज हो गए यहाँ पे, 180 डिग्री हो गए। इसको डिवाइड करिए 15 से, है ना, तो आपको मिल जाएगा, 12 आवर्स। तो ये आपका 12 आवर्स का फर्क आ जाएगा, मतलब 12 नून से 12 मिडनाइट 180 डिग्री पे, ठीक है। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point on the sky, when it's midday। मतलब जबकि मिड डे होता है, मतलब जब हाईएस्ट सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा स्काई पे, उस टाइम पे आप अपने क्लॉक को 12 o'clock सेट कर लेंगे तो वो आप वहाँ का लोकल टाइम एडजस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम ऑफ दैट। ये दिखा है कि अगर आप इसे सेट कर लेंगे तो वो आपका लोकल टाइम देगा,
उस प्लेस का। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। आप नोटिस करेंगे जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, आपने यहाँ ऊपर एक लाइन हमने पढ़ी थी कि जो भी अगर ग्रीनविच में अगर सन मिड हाईएस्ट पॉइंट पे है, मतलब मिड डे चल रहा है, तो ग्रीनविच के हर लॉन्गिट्यूड के मतलब जितने भी लोकेशन उस लॉन्गिट्यूड पे लाई करेंगे ग्रीनविच के लॉन्गिट्यूड पे, उस लॉन्गिट्यूड पे हर लोकेशन पे उस टाइम मिड डे हो रहा होगा, है ना। तो यही लिखा हुआ है कि अगर आपका सारे लोकेशन जो कि एक सिंगल मेरिडियन पे होता है, वहाँ का सबका लोकल टाइम सेम होगा, सेम लोकल टाइम होगा जितने भी लोकेशन एक ही मेरिडियन पे लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इससे दिक्कत होती है क्योंकि हर एक लोकल टाइम अगर अलग होगा, मान लीजिए एक कंट्री बहुत बड़ी है, ये दो लॉन्गिट्यूड्स में आ रही है, तो इस कंट्री में अगर इस लोकेशन से कोई इस लोकेशन पे कॉल करके टाइम बताएगा तो इनके लोकल टाइम्स में बहुत फ़र्क आ जाएगा। जैसे कि इंडिया ही बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें से आप यहाँ देख ही रहे हैं जैसे कि 3 लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं टोटल। अगर हम बहुत मतलब एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे कोई लोकेशन कॉल कर रहा है तो इसमें टाइम का फ़र्क आ जाएगा, तो इस कंट्री का जो ऑपरेशन होगा मतलब नहीं क्लास नहीं सही हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब इसलिए हम एक जैसे एक कंट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं, इसी के बारे में भी पढ़ेंगे। वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, ये स्टैंडर्ड टाइम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका रीज़न मेन यही है कि अगर एक कंट्री बहुत बड़ी है तो उस पूरे कंट्री में एक टाइम चलना चाहिए, ताकि जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उस कंट्री में वो स्मूथली रन कर सके। मतलब कि आपको टाइम कैलकुलेट ना करना पड़े, लैग कैलकुलेट करना ना पड़े कि एक अगर मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश में, तो पता चल रहा है कि वहाँ 2 घंटे का फ़र्क आ जा रहा है बात करने में, मतलब टाइम में। तो इसलिए मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। ये तो आप देख ही चुके हैं कि हर मेरिडियन पे जो लोकेशंस रहते हैं उनकी टाइम अलग अलग होंगी, अलग अलग मेरिडियन की। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया का ही देख लीजिए, बहुत लंबा मतलब बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसमें काफ़ी सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ ट्रेन का टाइम टेबल बनाएंगे तो इसमें बहुत दिक्कतें आ जाएंगी टाइम डिफरेंस के कारण, अगर लोकल टाइम के हिसाब से बना टाइम टेबल। तो इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी a difference of about 1 hour 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स तो नहीं है, लेकिन मतलब दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के मतलब जहाँ लैटिट्यूड पास करते हैं वो लोकेशंस हैं। आसाम के डिब्रूगढ़ में अगर हम और गुजरात के द्वारिका में अगर हम इन दो लोकेशंस पे अगर हम टाइम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से यहाँ के टाइम डिफरेंस में ही लगभग 1 hour 45 मिनट्स का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें लोकल ऑपरेशन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। ये लोकल मेरिडियन, सम सेंट्रल लोकल मेरिडियन को हम एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए उस मेरिडियन से जो पास होने वाला जो मतलब टाइम होगा उसे हम अपनी कंट्री का मतलब स्टैंडर्ड टाइम मान लेंगे। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये हमारी जो लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट की, ये इंडिया के लगभग बीच से पास होती है। तो इस मेरिडियन को हम जो है इंडिया का IST के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री एंड दिस इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस मेरिडियन का जो टाइम है इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक स्टोरी है ऐसे। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। कबीर भोपाल में रहने वाला भोपाल के स्मॉल टाउन में रहने वाला एक लड़का है। वो अपने दोस्त आलोक से कहता है कि हम आज रात नहीं सो पाएंगे क्योंकि डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। क्योंकि एक डे नाइट क्रिकेट मैच जो है वो 2 बजे लंदन में शुरू हो गया है। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब अगर लंदन में 2 बजे है, 2 बजे से शुरू हुआ है तो इंडिया में 7:30 बजे से शुरू होगा।
एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, मतलब देर रात तक खत्म होगा, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आप जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड का टाइम डिफरेंस कितना है? चलिए आगे पढ़ते हैं, इसमें दिया होगा। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 एंड 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। इट इज 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। जीएमटी जो होता है इसे हम जीएमटी का फुल फॉर्म जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ये जो हमने लोकेशन, इसका जीएमटी का मतलब इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम इसलिए है क्योंकि ये ग्रीनविच लोकेशन का टाइम है, तो इसे हम जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो ये लिखा गया है कि ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है, अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, इंडिया का टाइम जो है। तो सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। जब दिन के 2 बज रहे होंगे लंदन में, उस टाइम हमारे यहाँ शाम के 7 बज चुके होंगे सेम डे का। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. कुछ कंट्री इतनी बड़ी होती हैं कि उनमें बहुत सारे मतलब लॉन्गिट्यूड्स आ जाते हैं, तो उनको मोर देन वन टाइम अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उस कंट्री में ही ऐसा हो जाता है कि एक जगह सुबह हो रही है तो एक जगह दिन हो चुका है। इंडिया में ये दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 ही घंटे का फर्क है, तो ऐसा नहीं होता है कि एक जगह रात हो गई हो और एक जगह सुबह हो रही हो। लेकिन जो कुछ कंट्रीज हैं जिनमें बहुत मतलब ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स आ जाते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियंस आ जाते हैं, वो उन कंट्रीज में ये दिक्कत आती है कि मतलब मोर देन वन टाइम उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, स्टैंडर्ड टाइम। ऐसी एक कंट्री का एग्जांपल रशिया है। फॉर एग्जांपल इन रशिया देर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है टोटल। The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, हर टाइम जोन में 1 घंटे का फर्क है। ईच टाइम जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हर टाइम जोन में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क है, ठीक है। ये हमारे लिए खत्म करता है हमारा चैप्टर 2। अब हम इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। चलिए अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ। इसका आंसर हमें चैप्टर के सबसे फर्स्ट पेज में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़, मतलब ये जो हमारा क्या कहते हैं अर्थ है, इसे हम कह सकते हैं नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर जो है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं स्लाइटली bulging on the sides and flattened at the poles। इसे शॉर्ट में आंसर करने के लिए हम इसके शेप को क्या कहते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अर्थ के शेप को जियोइड शेप कहते हैं, ठीक है, जियोइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, तो हमने ग्लोब का देखा था। ग्लोब जो है, ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का मिनिएचर मॉडल है जिसमें सारे ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस एग्जैक्ट रेशियो में है। All continents and ocean are in exact ratio as
ऑन अर्थ। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूडनल वैल्यू कितना था? दैट्स राइट, 23.5 डिग्री। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसलिए नॉर्थ। हम चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए इसे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये रहा। ठीक है, सेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर पूछा होता तो हम 23.5 डिग्री साउथ हो जाता। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? क्या है हमारे 3 हीट जोन्स? हमने पढ़ा था, एक है टॉरिड जोन, दूसरा है टेम्परेट जोन, और तीसरा है फ्रिजिड जोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ई है, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? तो क्या होते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइनें पोल्स तक जाती हैं उसे हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है प्राइम मेरिडियन के अलोंग, प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जितनी भी लाइनें 180 डिग्री तक जाती हैं ईस्ट की तरफ से या वेस्ट की तरफ से, दोनों ही तरफ से, उन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये सारे रेफरेंस होते हैं, मतलब रेफरेंस लाइंस होती हैं जिससे हम लोकेट करते हैं किसी भी प्लेस को अर्थ पे। तो इसका आंसर आप मतलब अंदर से खोज के लिख लीजिएगा, एफ। अब हम एफ पे जाते हैं। वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? इसका आंसर हमें पता है, हमने ऊपर देखा था कि टॉरिड जोन जो होता है वो क्या, पहले तो टॉरिड जोन क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है, जो जोन होता है वो टॉरिड जोन कहलाता है। और ये मैक्सिमम हीट इसलिए रिसीव करता है क्योंकि ये इतने से जोन पे ऐसा होता है कि सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है और डायरेक्ट हीट मिलती है सन को डायरेक्ट हीट मिलती है सन की इन जोन्स पे। मतलब स्लैंटिंग वे में नहीं हीट करता है इन सरफेस को, बल्कि डायरेक्ट हीट करता है। तो इसलिए ये मैक्सिमम हीट रिसीव करने वाले जोन होते हैं। ठीक है, फिर हो गया वाई इज 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन? ये क्यों हुआ कि इंडिया में 5:30 PM है और 12 नून है लंदन में? क्योंकि हमने देखा था कि मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की वजह से, मतलब टाइम डिफरेंस होता है, मतलब अलग अलग जगहों में हर मेरिडियन का अलग अलग अपना टाइम जोन होता है। तो लंदन में जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ये लंदन का जो टाइम होता है वो GMT होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। और जो इंडिया का होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो हमने वहाँ देखा था कि लगभग इन दोनों के बीच में देखिए GMT जो होता है वो 0 डिग्री जो होता है लॉन्गिट्यूड होता है। हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट्स के बराबर होता है। तो अब हम देख रहे हैं, हमें पता है कि जो GMT है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। और हमें जो पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट पर। ठीक है, ये ईस्ट के कारण हमें पता है कि इंडिया आगे चल रहा है, क्योंकि यहाँ 5:30 PM हो रहा है और यहाँ 12 नून हो रहा है लंदन में। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं एक डिग्री जो है वो अगर 4 मिनट के बराबर होता है तो हमें इतने डिग्री के लिए कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। हमें ये प्रूव करना है कि ये 5.5 घंटे इसलिए आगे है क्योंकि ये लैटिट्यूड का फ़र्क कितना है। तब हम क्या करेंगे, 1 डिग्री के लिए अगर 4 मिनट्स है तो 82 डिग्री के लिए कितना मिनट्स होगा? 82.5 डिग्रीज के लिए होगा इंटू 4 मिनट्स। तो हमें इतने लैटिट्यूड के लिए हमें इतना टाइम डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 82.5 इंटू 4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 330 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, सेम को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 330
330 डिवाइडेड बाई 60, ये आवर्स हो जाएगा, ठीक है, HRS आवर्स। इसे अगर आप काटेंगे तो 6 5 30, 3 कैरेट हो गया आपका, 30 अगेन हो गया, 6 5 30, 5.5 आ गया। और ये 0.5 का क्या मतलब है, ये 5 तो कंप्लीट आवर्स हो गए, और ये जो 0.5 है इसका मतलब है आधा घंटा, मतलब ये हाफ एन आवर है। तो ये हो गया 5 1/2 आवर्स, मतलब 5.5 घंटे का डिफरेंस आ गया लंदन के GMT में और इंडियन के IST में, ठीक है। चलिए, उम्मीद है क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी है, ये तो हमने अभी पढ़ा ही था। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, कहाँ होता है फ्रिजिड जोन, पोल्स पे होता है या इक्वेटर पे होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है, तो ये हमें पता है पोल्स पे होता है, ठीक है। फ्रिजिड जोन पोल्स पे होते हैं क्योंकि ये सबसे कोल्डेस्ट जोन होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, कितने लॉन्गिट्यूड्स है टोटल, लॉन्गिट्यूड्स टोटल नंबर्स कितने हैं हमें एक साइड का नहीं बताना है, तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। सी टोटल हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, 180 ईस्ट की तरफ एंड 180 वेस्ट की तरफ, ठीक है। चलिए, द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, एंटार्क्टिक सर्कल किस तरफ लोकेटेड है, देखिए ये एंटार्क्टिक सर्कल है तो ये किस चीज़ से डिवाइडेड है, लैटिट्यूड से कि लॉन्गिट्यूड से, ये लैटिट्यूड से डिवाइडेड है क्योंकि, तो इसका एक आंसर तो हम लोग हटा सकते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर तो नहीं होगा इसका आंसर, या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा या सदर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। अब हम रिकॉल करिए, पीछे जाके रिकॉल करिए कि मतलब आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल किस साइड में था। इस फिगर में आप देख सकते हैं जैसे आर्टिक सर्कल नॉर्थ पोल की तरफ है और एंटार्क्टिक सर्कल साउथ पोल की तरफ है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, एंटार्क्टिक जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है कि नहीं, एंटार्क्टिक जो है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमारा डी का हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये क्या है, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या है हमने यहाँ पढ़ा था, ऊपर जो ग्रिड पढ़ा था वो क्या था, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ये है, या फिर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नेटवर्क है, या फिर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का नेटवर्क है। तो ये उम्मीद है आपको पता ही है, इसका आंसर डी ई का आंसर जो है वो 1 होगा, है ना। इसका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का जो ग्रिड्स बनता है उसे हम, ग्रिड का जो नेटवर्क बनता है उसे ग्रिड कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। थर्ड ए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेट, सॉरी, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और इस क्या क्या किस किस चीज़ के बीच में लोकेटेड है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो है ये एंटार्क्टिक सर्कल के, एंटार्क्टिक सर्कल के और इक्वेटर के बीच में है, ठीक है, इसके बीच में है, बिटवीन, बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड इक्वेटर के बीच में है। बी, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है, हमने जैसे कि देखा था 82.5 डिग्री ईस्ट, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट, मिनट्स में ये लिखा गया है। The 0 degree meridian is also known as, 0 डिग्री मेरिडियन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं 0 डिग्री को। और द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टूवर्ड्स,
ये हमने देखा था कहाँ डिक्रीज होते थे लॉन्गिट्यूड्स के बीच के डिस्टेंस, पोल्स की तरफ, ठीक है, पोल्स की तरफ डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड जो थे ये पोल्स की तरफ ये डिक्रीज होते हैं। ये जैसे यहाँ देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ मैक्सिमम है और ये पोल्स की तरफ जाते जाते शॉर्ट हो जा रहा है, डिस्टेंस कम। तो ये पोल्स हो जाएगा टूवर्ड्स पोल्स। द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर, तो इसका आंसर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब एंटार्क्टिक सदर्न हेमिस्फीयर में है तो आर्टिक जो होगा वो नॉर्दर्न में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सरसाइज। बाकी इसमें कुछ आगे एक्टिविटीज़ वगैरह है, ये आप खुद देख सकते हैं। और चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अगर ये चैप्टर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने सजेशंस ज़रूर छोड़िएगा कि हम किस तरीके से और इस मतलब पढ़ाने के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।